अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हमारा टॉपिक होगा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हॉस्पिटल्स के हॉस्पिटल की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किस तरह से होगी, ठीक है। और लेबॉर्ट्री ऑर्गेनाइजेशन यानी लैब के जो सेक्शन हैं वो किस तरह ऑर्गेनाइज होंगे और उनमें क्या क्या कंपोनेंट्स होंगे और किस तरह वो ऑपरेट होंगे। तो जितनी प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो हॉस्पिटल्स हैं मोस्टली, तो इनमें ज़्यादातर गवर्नमेंट सेटअप्स हैं और प्राइवेट, दो में डिवाइड किया जाता है। जो प्राइवेट सेटअप्स हैं ज़्यादातर वो कमर्शियली और बिज़नेस पर्पस के लिए जो है वो चलाए जाते हैं। तो अगर हम हॉस्पिटल लेवल पे बात करें ऑर्गेनाइजेशन में, तो सबसे ऊपर जो है वो जो हॉस्पिटल का मेन जो लीड करने वाला बंदा होता है वो सीईओ होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हम उसको कहते हैं। उसके बाद फिर डिफरेंट मैनेजर्स होते हैं, हर सेक्शन का एक उन्होंने जो है वो मैनेजर बनाया होता है। और मैनेजर्स आगे फिर जो है वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के सुपरवाइज़र्स होते हैं, ठीक है। जो सुपरवाइज़र्स हैं वो ज़्यादातर जो है वो मैनेजर जो हैं वो बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन के बंदे होंगे मोस्टली, और जो निचले लेवल पे जो सुपरवाइज़र्स होंगे डिपार्टमेंट्स के, तो वो टेक्निकल लोग होंगे उसमें जो डिपार्टमेंट को सुपरवाइज़ करेंगे। ये चेन ऑफ कमांड एक होती है जो सीईओ से लेके फिर नीचे टेक्निकल वर्कर्स तक आएगी। तो हर हॉस्पिटल के अंदर फिर जो डिफरेंट सेक्शन हैं, लेबॉर्ट्री का सेक्शन अलग होगा, एक्सरेज का अलग होगा, अल्ट्रासाउंड का अलग होगा, ओटी का अलग होगा। तो इन सब को इंडिविजुअली जो है वो मैनेज किया जाता है और इनके सुपरवाइज़र्स और मैनेजर्स जो होते हैं वो आगे जो है वो फाइनली रिपोर्ट करते हैं सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को। ये बात हो गई हॉस्पिटल के हवाले से। अगर हम आगे जाएं, हमारा मेन फोकस होगा कि लैब की ऑर्गेनाइजेशन जो है उसमें हम डिफरेंट सेक्शंस को डिस्कस करेंगे। तो उनमें सबसे पहले हम देखते हैं एनाटॉमिक पैथोलॉजी। The clinical laboratory is usually organized under the pathologist in a department called pathology services। जो pathology services हैं, जो clinical laboratory है, वो organize होता है under the supervision of pathologist। अब वो pathologist जो है the anatomic section would be include, उसमें different types के pathologist हो सकते हैं। The anatomical section जो है उसको हम पहले देखते हैं कि जिसमें सर्जिकल स्पेसिमन वगैरह, हिस्टो और साइटोलॉजी वगैरह डील होगी। तो एनाटॉमिक सेक्शन वुड इंक्लूड एनाटॉमिक पैथोलॉजिस्ट, हिस्टो टेक्नोलॉजिस्ट, साइटो एनाटॉमिक पैथोलॉजिस्ट होंगे, हिस्टो टेक्नोलॉजिस्ट होंगे, साइटो टेक्नोलॉजिस्ट होंगे। वो विल परफॉर्म स्टडीज ऑफ सर्जिकल स्पेसिमन, सेलुलर डिफरेंशिएशन ऑफ कैंसरस सेल टाइप्स एंड देयर मॉर्फोलॉजी। The anatomic pathology section differ from the clinical pathology section which would include, एनाटॉमिक पैथोलॉजी जो है वो क्लिनिकल पैथोलॉजी सेक्शन से डिफरेंट होगा क्योंकि इसके अंदर सिर्फ आपके पास सर्जिकल स्पेसिमन जो हैं उनको डील किया जाएगा, जबकि क्लिनिकल पैथोलॉजी में आपको जनरली तमाम स्पेसिमन या तमाम किस्म के टेस्ट जो है वो इंक्लूड होते हैं। अच्छा, अगर दो पैथोलॉजिस्ट मौजूद हों, एक एनाटॉमिक पैथोलॉजिस्ट और दूसरा क्लिनिकल पैथोलॉजिस्ट, तो ओवरऑल जो इंचार्ज होगा पैथोलॉजी सर्विसेज का वो क्लिनिकल पैथोलॉजिस्ट होगा, जो कि एमडी, इसके बाद मेडिकल डायरेक्टर एमडी की डिग्री होगी या डॉक्टर ऑफ ऑस्टियोपैथी की डिग्री अवेलेबल होगी, ठीक है। और बाकी स्टाफ जो है इसी तरह होगा कि पैथोलॉजिस्ट होगा, चाहे वो एनाटॉमिक पैथोलॉजिस्ट हो या क्लिनिकल पैथोलॉजिस्ट हो, नीचे पे टेक्नोलॉजिस्ट हर सेक्शन के। तो ये बात होगी कुछ एनाटॉमिक पैथोलॉजी। अब हम बात करते हैं क्लिनिकल पैथोलॉजी। In large facility, supervision of the clinical department of the laboratory may be provided by pathologist who will often be clinical pathologist। तो clinical pathology section को clinical pathologist ही जो है वो देखता है rather than anatomic pathologist। There will then likely be a laboratory manager at the top of the laboratory। तो एक लैब पैथोलॉजिस्ट के बाद एक लेबॉर्ट्री मैनेजर होगा। लेबॉर्ट्री मैनेजर जो है वो डिफरेंट ऑपरेशंस, और लेबॉर्ट्री मैनेजर के बाद लेबॉर्ट्री सुपरवाइजर्स हैं, लैब टेक्नोलॉजिस्ट होंगे। तो लेबॉर्ट्री मैनेजर जो है वो जितनी सर्विसेज हैं लैब की वो मैनेज करेगा, देखेगा। और ये ज़्यादातर जो मैनेजर्स होते हैं ये इनके पास ज़्यादातर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्रीज जो है ना वो होंगी, ठीक है। और इनके नीचे फिर चीफ टेक्नोलॉजिस्ट डेली बेसिस पे लेबॉर्ट्री मैनेजर के साथ जो है वो डील करेगा और डिफरेंट लैब की जो प्रोग्रेस है उसके बारे में उसको बताएगा। और चीफ टेक्नोलॉजिस्ट जो है वो मैनेज करेगा डिपार्टमेंट के डिफरेंट सुपरवाइजर्स को, सुपरवाइजर्स ऑफ हेमाटोलॉजी, कोआगुलेशन और जितने सेक्शंस हैं वो, ठीक है। तो ये लैब जो है वो 24 आवर मोस्टली हॉस्पिटल में 7 डेज अ वीक जो है वो चलते हैं।
तो ये बात हो क्लिनिकल पैथोलॉजी में, क्लिनिकल स्पेसिमेन जो है ना वो ज़्यादातर उसमें हैंडल किए जाएंगे। विद इन द लेबॉर्ट्री अगर हम बात करें क्लिनिकल पैथोलॉजी, तो विद इन द लेबॉर्ट्री जो सेक्शंस होंगे उनको हम देखते हैं। विद इन द लैब क्लिनिकल में आपके पास माइक्रोबायोलॉजी का सेक्शन अलग होगा, हीमाटोलॉजी का सेक्शन अलग होगा, कोआगुलेशन का जो है वो ऑलमोस्ट हीमाटोलॉजी के साथ ही ज़्यादातर कोरिलेट होता है, ठीक है। क्लिनिकल स्पेसिमेन जो क्लिनिकल पैथोलॉजी के स्पेसिमेंस हैं जो उनके लिए सेक्शन अलग होगा, ठीक है। और क्लिनिकल केमिस्ट्री के लिए सेक्शन अलग होगा, माइक्रोबायोलॉजी के लिए सेक्शन अलग होगा। तो हम इन सबको एक एक करके वो डिस्कस करेंगे। वायरोलॉजी का और पैरासाइटोलॉजी का ज़्यादातर वो माइक्रोबायोलॉजी के साथ ही रिलेट होता है, वो उसके अंदर ही वो ये चीज़ें सारी आ जाती हैं। क्योंकि माइक्रोबायोलॉजी जो माइक्रोबायोलॉजी के स्पेसिमेंस होते हैं इन्हीं को फिर जो है इनकी जो क्लिनिकल इंटरप्रिटेशन होती है वो भी देखनी पड़ती है। सीरोलॉजी जो है वो भी करनी पड़ सकती है, तो सीरोलॉजी का डिपार्टमेंट भी इनके साथ ही अटैच होगा। और वो ज़्यादा सीरोलॉजी को ज़्यादातर क्लिनिकल पैथोलॉजी के साथ सीरोलॉजी का डिपार्टमेंट आता है। हीमाटोलॉजी को अगर हम डिस्कस करें तो वेरी सिंपल, हीमाटोलॉजी स्टडी ऑफ ब्लड। हीमाटोलॉजिस्ट बेसिकली विल बी द रिस्पॉन्सिबल या विल बी द मोस्ट टेक्निकल पर्सन जो लैब का हीमाटोलॉजी का होगा वो हीमाटोलॉजिस्ट होगा। दैट विल बी अ पैथोलॉजिस्ट एंड हैव अ MD और डिग्री और एक्स्ट्रा जो उसकी डिप्लोमा होगा या जो भी उसकी आफ्टर MBBS के बाद जो वो हीमाटोलॉजिस्ट की स्पेशलिटी उसके पास होगी। तो हीमाटोलॉजी सेक्शन में आपको पता है कि मोस्टली CBC पे फोकस किया जाता है। इसके अलावा आपके CBC में आपके कंप्लीट ब्लड काउंट, ब्लड का सारा ही उसमें आ जाता है, ठीक है। उसमें आपके प्लेटलेट हैं, आपके WBCs हैं, RBCs हैं। तो ये डायग्नोस्टिक डिपार्टमेंट आपका बहुत ज़्यादा क्रिटिकल शुबा है। इसके अंदर आपकी एनीमिया, टाइपिंग, ल्यूकीमिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, थैलेसीमिया, अनीमिया, तो ये सारे डिजीज़ें जो है वो इसमें आती हैं। और इसी डिपार्टमेंट के अंदर आपके CSF और अदर फ्लूइड्स की जो सेल काउंटिंग है वो भी इसी डिपार्टमेंट के अंडर होगी, ठीक है। हीमाटोलॉजिस्ट के अंडर फिर आपके टेक्नोलॉजिस्ट, टेक्नीशियन वगैरह काम करते हैं हीमाटोलॉजी सेक्शन में। तो ज़्यादातर ब्लड बैंक भी हीमाटोलॉजी सेक्शन के जो है वो साथ ही रिलेट होते हैं। हीमाटोलॉजी ब्लड बैंक को एक ही उसमें वो किया जाता है। लेकिन जो हीमाटोलॉजी है उसमें आपको पता है कि ज़्यादातर अब तो ऑटोमेशन आ गई है, ज़्यादातर ऑटोमेशन जो है वो हीमाटोलॉजी की आती है। पहले मैनुअल सेल काउंटिंग वगैरह थी, अब ऑटोमेशन आ गई और फुली ऑटोमेटेड इक्विपमेंट्स आ गए हैं जो कि आपके सेल काउंटिंग के साथ साथ आपकी कंप्लीट मॉर्फोलॉजी, रेटिक्स और ये वो सारी चीज़ें जो है वो ये दे देते हैं। ब्लड बैंकिंग के साइड पे अगर हम जाएँ अगले सेक्शन में, तो ब्लड रिलेटेड स्टडीज़ ही हैं ब्लड बैंक के अंदर। तो इसमें फिर ब्लड के डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं वो सेपरेटली बनाए जाते हैं और उनको जो है वो स्टोर किया जाता है -20 ऐसे ऊपर टेम्परेचर के ऊपर। जो आपके FFPs हम उनको कहते हैं, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, उसके अंदर डिफरेंट कोआगुलेशन फैक्टर्स वगैरह होते हैं जो कि पेशेंट्स को ब्लीडिंग कंडीशंस की सूरत में लगाए जाते हैं या ऑपरेट वगैरह होते हैं तब लगाए जाते हैं। इसके अलावा आपके पैक सेल्स होते हैं जो कि आपके प्योर RBCs होते हैं, और प्लेटलेट्स जो हैं वो उसको जो है वो अलग से स्टोर किया जाता है और उनको जो है प्लेटलेट्स को जो है वो माइनस पे या इस तरह के टेम्परेचर पे नहीं रखा जाता, ठीक। उनकी एक्टिविटी जो है वो डिस्टर्ब होती है। बनने के बाद मतलब प्लेटलेट जब उसको सेल कंपोनेंट उसको आपका बड़ा स्पेसिफिकेटेड सा सेंट्रीफ्यूज होता है, उसमें जब आप ब्लड बैग को सेंट्रीफ्यूज किया जाता है तो उसमें से प्लाज्मा अलग कर लिया जाता है, प्लेटलेट्स अलग कर लिए जाते हैं। प्लेटलेट्स को अलग बैग में फिर स्टोर करके उसको रखा जाता है, और जो आपके FFPs हैं उनको अलग से, और जो आपके पैक सेल्स हैं उनको फिर अलग से जो है वो 2 to 8 डिग्री पे सेल्स को रखा जाता है। क्लिनिकल केमिस्ट्री की अगर हम बात करें उसके बाद, तो इसमें पहले ब्लड बैंकिंग में, और उसमें आपके कुछ आ गए जो उसके अलावा आपकी स्क्रीनिंग जो है, नॉर्मल स्क्रीनिंग जो है वो भी उसी के अंदर होगी। उसकी ABO ग्रुपिंग होगी, सेल स्क्रीनिंग होगी, डिजीज़ की स्क्रीनिंग है, BC, HIV, सिफिलिस, और ये सारा ब्लड बैंक के अंदर ही परफॉर्म होता है, ठीक है। उसके बाद कूम्स टेस्ट एंड डायरेक्ट एंटीबॉडी टेस्ट जिसको हम कहते हैं वो भी परफॉर्म होता है, ठीक है। RH फैक्टर देखा जाता है और क्रॉस मैच होता है, ठीक है। तो ग्रुपिंग, रिवर्स ग्रुपिंग, ये सारी परफॉर्म ब्लड बैंक में होती है। तो
बेसिकली हेमाटोलॉजिस्ट ही जो है वो लुक आफ्टर करता है, वो हेमाटोलॉजी रिलेटेड ही ये एक डिपार्टमेंट है जिसको हेमाटोलॉजिस्ट देखते हैं। आगे हम चलते हैं क्लिनिकल केमिस्ट्री में। क्लिनिकल केमिस्ट्री का बड़ा रोल है। अब क्लिनिकल केमिस्ट्री के अंदर आपके डिफरेंट जो केमिस्ट्री के सैंपल्स हैं, RFTs, LFTs, लिपिड प्रोफाइल, कार्डिक एंजाइम, ये वो, और ये सारे परफॉर्म इसी डिपार्टमेंट में होते हैं, और ये सेमी ऑटोमेटेड या ऑटोमेटेड इंस्ट्रूमेंट्स पे ज़्यादातर ये टेस्ट परफॉर्म होते हैं। तो ये पैनल्स की सूरत में लग सकते हैं टेस्ट सारे, मतलब 100, 200, 50 या इस तरह के 35, 40, या फिर इंडिविजुअली अगर आपका सेमी ऑटोमेशन है तो थोड़े भी लग सकते हैं। तो क्लिनिकल पैथोलॉजिस्ट जो है दैट विल बी द इंचार्ज ऑफ द लैब, देन मैनेजर्स, उसके बाद और मैनेजर्स के बाद फिर आपके चीफ टेक्नोलॉजिस्ट जो है वो इस डिपार्टमेंट को देखता है। इसमें आपके फिर क्लिनिकल केमिस्ट्री को रूटीन केमिस्ट्री और स्पेशल केमिस्ट्री में डिवाइड किया जाता है। स्पेशल केमिस्ट्री में आपके हार्मोन्स और दीगर टेस्ट आ जाते हैं जो कि स्पेशल केमिस्ट्री के होते हैं, और रूटीन टेस्ट जो है वो आपके रूटीन केमिस्ट्री में परफॉर्म होते हैं। आगे हम बात करें कोआगुलेशन की, तो कोआगुलेशन प्रोफाइल जितने हैं वो ज़्यादातर आपके ज़्यादातर हेमाटोलॉजी सेक्शन के साथ ही रिलेटेड होते हैं कोआगुलेशन के। तो उसमें PT या PTT प्रो जो है वो PT प्रोथ्रम्बिन टाइम, PTT एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, तो ये सारे ब्लीडिंग डिसऑर्डर और कोआगुलेशन डिसऑर्डर के लिए टेस्ट किए जाते हैं। ब्लीडिंग टाइम किया जाता है, क्लॉटिंग टाइम जो है वो परफॉर्म किया जाता है यहाँ पे इसमें। तो ब्लीडिंग, क्लॉटिंग टाइम और आपके फिर आपके PT या PTT के लिए जो है अब तो डिफरेंट ऑटोमेशंस आ गई हैं जो कि जिस पे PT या PTT ऑटोमेटेड परफॉर्म होता है। उसमें आपने जो सैंपल रखने होते हैं, रैक प्रोग्रामिंग देनी होती है, रीजन्स रख के, तो फिर ऑटोमेटेड परफॉर्म होता है ये टेस्ट और सारे रिजल्ट्स अवेलेबल होते हैं। तो ये ज़्यादातर आपके कोआगुलेशन के जो है ना ये भी सारे उसके साथ ही रिलेट हैं, हीमाटोलॉजी सेक्शन के साथ ही जो है ना ये परफॉर्म किए जाते हैं। उसके बाद अगर हम आए इम्यूनो ब्लड बैंकिंग हमने बात कर लिया, इम्यूनो हेमाटोलॉजी में हम इसको कहते हैं। तो ये सारे एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस होते हैं ज़्यादातर जो कि हम इसके अंदर वो परफॉर्म करते हैं। देन हम बात करें सीरोलॉजी या इम्यूनोलॉजी की, तो इसमें ज़्यादातर सीरोलॉजी है जो ये क्लिनिकल जो केमिकल पैथोलॉजी का जो सेक्शन है ज़्यादातर वहाँ पे भी ये परफॉर्म हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली लैब्स के अंदर ये डिपार्टमेंट जो है अवेलेबल होता है माइक्रोबायोलॉजी सेक्शन के अंदर, जहाँ पे डिफरेंट एंटीजन्स बैक्टीरिया के आप डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वायरोलॉजी का डिपार्टमेंट भी उधर होगा, तो आपने सीरोलॉजिकली वायरसेस को डिटेक्ट करना है तो वो भी आप उसी सेक्शन में सीरोलॉजी में डिटेक्ट करेंगे, जो कि माइक्रोबायोलॉजी सेक्शन के साथ ही अटैच डिपार्टमेंट हो सकता है। अलग से भी हो सकता है, उस सेक्शन के साथ भी ज़्यादातर हो सकता है। उसके अंदर आपके BC, HIV और इस तरह के जितने टेस्ट हैं, डिफरेंट जो वायरस की सीरोलॉजिकल स्टडीज़ हैं वो परफॉर्म होती हैं सारी आपकी सीरोलॉजी सेक्शन के अंदर। और डिफरेंट एंटीबॉडीज़, अदर एंटीबॉडीज़ चेक की जा सकती हैं, ऑटो एंटीबॉडीज़ की डिटेक्शन होती है, RH एंटीबॉडीज़, RF फैक्टर, ASO टाइटर और इस तरह के जो फैक्टर्स हैं वो आपके सीरोलॉजी सेक्शन में जो सीरम से टेस्ट ये सारे परफॉर्म होंगे, तो ये देखी जा सकती हैं। डिफरेंट बैक्टीरियल और वायरल एंटीजन जो है वो आप जो है वो देख सकते हैं। ठीक, माइक्रोबायोलॉजी सेक्शन की बात करें तो ब्रॉड टर्म है माइक्रोबायोलॉजी सेक्शन, तो वहाँ पे आपके डिफरेंट कल्चर्स हैं, बैक्टीरिया पे स्टडीज़ हो सकती हैं, फंगस पे स्टडीज़ हो सकती हैं। ज़्यादा रूटीनली बैक्टीरियोलॉजी का इसमें माइक्रोबायोलॉजी के अंदर फिर आपका बैक्टीरियोलॉजी का सेक्शन है, माइकोलॉजी का सेक्शन होगा, पैरासाइटोलॉजी का सेक्शन होगा, वायरोलॉजी का सेक्शन होगा, ये सारे माइक्रोबायोलॉजी के सेक्शन के अंदर आते हैं। तो रूटीनली बैक्टीरियोलॉजी सेक्शन में आपको पता है कि डिफरेंट बैक्टीरिया की कल्चरिंग की जाती है, उसके बाद ग्रोथ देखी जाती है, स्टेनिंग की जाती है, और उसकी फिर माइक्रोस्कोपी वगैरह देख के उसको फिर बायोकेमिकल टेस्ट हैं वो परफॉर्म किए जाते हैं करके, उसको फिर रिपोर्ट जो है वो आखिरी फाइनलाइज की जाती है। और फिर आपकी पैरासिटोलॉजी सेक्शन में ज़्यादातर स्टूल स्पेसिमन्स वगैरह जो हैं वो ज़्यादातर आते हैं, जो पैरासिटिक एग्स, ओवा और ये अडल्ट वर्म्स हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन जो है वो की जाती है। वायरोलॉजी डिपार्टमेंट में ज़्यादातर मोस्टली वायरसेस की स्टडी होती है, और ज़्यादातर PCR मॉलिक्यूलर सेक्शन PC के अंडर उसके साथ ही अटैच होता है। ठीक है, और जितने माइक्रोब्स हैं उनकी स्टडी जो है माइक्रोबायोलॉजी सेक्शन में की जाती हैं। और माइक्रोबायोलॉजी का सेक्शन जो है दैट इज़ अंडर द सुपरविजन ऑफ माइक्रोबायोलॉजिस्ट होता है, दैट विल बी
that can be MPhil or PhD in microbiology, or in routine hospital it is MBBS and then MPhil in microbiology. तो मोस्टली जो है दैट शुड बी MPhil और PhD माइक्रोबायोलॉजिस्ट, और फिर उसके अंडर जो है बाकी डिपार्टमेंट के टेक्नोलॉजिस्ट जो है ना वो सारे उसके अंडर आते हैं।